भैरवी ने किया सुसाइड। अभी शाम के 6 बज रहे थे। रंजन राणा की कार एक जंगल के बीचों बीच आकर रुकी। वह जंगल इतना खतरनाक था कि वह आसपास किसी जंगली जानवर की आवाज भी नहीं आ रही थी। रंजन राणा ने पीछे देखा। भैरवी रातों रात बेहोश हो चुकी थी। उसने भैरवी को उठाया और कुछ दूर पैदल चलकर आगे चले गया। जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा सा घर बना हुआ था जो देखने में बेहद डरावना लग रहा था। रंजन राणा भैरवी को सीधा उस घर के अंदर लेकर चला गया। महल में सभी लोग सोकर उठ चुके थे और हॉल में मौजूद थे सिवाय अरमान और भैरवी के। अशोक जी ने सीता जी से कहा, यह अरमान और भैरवी कहाँ रह गए? इस पर सीता जी ने कहा, अरमान तो अपने रूम में होगा। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी यह शैतान बेटी कहाँ है। वही अरमान जो अपने रूम में सो रहा था। उसने अपने सपने में भैरवी के साथ कुछ बुरा होते हुए देखा। वह झटके से भैरवी के नाम के साथ चिल्लाकर उठा। उसने जोर से कहा, बुआ। वहीं आहिल जो ऊपर भैरवी को बुलाने के लिए आ रहा था, उसने जैसे ही अरमान की चीखने की आवाज़ सुनी, वह दौड़ते हुए अरमान के रूम में आया। अरमान पसीने से लथपथ था। आहिल घबराकर अरमान के पास आया और अरमान को हिलाकर कहा, क्या हुआ अरमान? अरमान एक तक सामने दीवार को देख रहा था जहां उसमें उसकी और भैरवी की फोटो थी। उस फोटो में अरमान का मुंह बना हुआ था और भैरवी मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ पाउट बनाकर देख रही थी। यह फोटो सुबह भैरवी ने ही नौकर को लगवाने के लिए कहा था। यह फोटो करीब 2 महीने पहले की थी जो भैरवी ने जबरदस्ती अरमान के साथ खिंचवाई थी। आहिल के हिलाने से अरमान नॉर्मल आहिल से बोला, बुआ कहाँ है? आहिल ने कहा, पता नहीं, मैं तुम्हें और बुआ को ही बुलाने आया था, बाकी सब नीचे ही हैं। अरमान ने कहा, क्या बुआ अभी सबके साथ नहीं है? आहिल ने नामेसा हिलाया। आहिल की बात सुनकर अरमान झट से खड़ा हुआ और दौड़कर भैरवी के रूम की तरफ गया। रूम में जाकर उसने देखा बेड जैसे का तैसा ही था। ऐसा लगा ही नहीं था कि उस बेड पर कोई सोया भी था और रूम भी पूरा तरफ से खाली था। अरमान जोर जोर से चिल्लाकर भैरवी का नाम कह रहा था क्योंकि अरमान ने सपने में भैरवी को खून से लथपथ खुद से दूर जाते हुए देखा था। अरमान भैरवी के पूरे रूम में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बुआ कहाँ हुआ बुआ? वहीं आहिल भी अरमान के पीछे पीछे भैरवी के रूम में आया। उसने जब अरमान को ऐसे अजीब हरकत करते देखा तो उसने अरमान से कहा, व्हाट हैपन? अरमान ने कहा, मुझे ये बता बुआ कहाँ है? आहिल ने कहा, मैंने कहा ना नीचे नहीं है। अरमान दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे हॉल में आया। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, बुआ कहाँ है? हॉल में सब बैठे अरमान को इस तरह हड़बड़ाकर आते देख हैरान थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा? अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बताइए बुआ कहाँ है? सीता जी ने एक नौकर से कहा, क्या तुमने गुड़िया को नीचे देखा? उस नौकर ने कहा, नहीं मैडम, हमने मैम साहब को नहीं देखा। तभी एक दूसरी नौकरानी सामने आई। उसने कहा, हमें पता है मैडम, जब आप सब लोग रूम में सोने के लिए गए थे तब मैडम गार्डन में चली गई थी। अरमान ने चिल्लाते हुए उस नौकर से कहा, उसके बाद वे वापस आते हुए आपको दिखाई दी थी? नौकर नहीं सर झुका कर कहा, नहीं सर, मैडम हमें वापस आती नहीं दिखाई दी, शायद वह अभी भी गार्डन में हूँ। इतना सुनकर अरमान जल्दी से गार्डन की तरफ दौड़ गया। अरमान को ऐसा अजीब बिहेव करते देख सभी घर वाले हैरान थे। वह सब भी अरमान के पीछे पीछे गार्डन की तरफ दौड़। उन्होंने देखा गार्डन में कोई नहीं था। तभी अरमान की नज़र गार्डन के बॉल कंपाउंड से लगे 2 स्टूल पर गई जो एक के ऊपर एक लगे थे। अरमान ने खुद से अनुमान लगाया कि कहीं बुआ शायद आर्यन मल्होत्रा से मिलने के लिए ऐसे छिपकर तो नहीं गई। फिर अरमान ने खुद से कहा, नहीं, पर बुआ ने तो कहा था कि वह उनसे मिलने नहीं जाएंगी। अरमान के पीछे सभी लोग भी गार्डन में उस जगह पर आ चुके थे। अशोक जी ने जब स्कूल के ऊपर स्कूल देखा तो उन्होंने गुस्से से सिक्योरिटी गार्ड से कहा, सीसीटीवी फुटेज चेक करके हमें बताइए कि भैरवी कहाँ गई है। कुछ वक्त बाद गार्डन में सिक्योरिटी हेड सीसीटीवी फुटेज लेकर आया। उसने लैपटॉप ऑन करके सबको
दिखाया कि कैसे भैरवी शव के जाने के बाद चुपके से गार्डन में आई और उसके बाद बॉल कंपाउंड से कूदकर बाहर भाग गई। यह देखने के बाद सीता जी ने गुस्से से कहा, इस लड़की से कितनी बार कहा है अकेले बाहर ना जाया करे, पर यह सुनने से ही रही। सीता जी को शांत कराते हुए कबीर ने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से पता लगाते हैं गुड़िया कहाँ गई है। उन्होंने भी सीता जी को शांत कराया। उसके बाद सब ने अपने गार्ड्स को बुलाकर भैरवी को पता करने के लिए कहा। सब काफ़ी परेशान थे। उन्होंने घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करी, तब उन्हें अब आपका नंबर दिखाई दिया। कबीर ने कहकर जल्दी से क्या हो यहाँ बुलाने को कहा। आधे घंटे बाद का ड्राइवर डरा सहमा सा महल के अंदर राठौड़ फैमिली के मौजूद था। ड्राइवर की बात सुनकर घरवाले जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो गए। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वहीं अरमान जो चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था, वह जल्दी से अपने रूम में चला गया। उसने किसी से फ़ोन पर कहा, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मुझे जल्दी से जल्दी रंजन राणा की करंट लोकेशन बताओ। अंदर आवाज़ आई, बिल्कुल। यूं उधर से किसी ने यस बॉस कहकर फ़ोन कट कर दिया। अरमान ने खुद को शांत किया और आंखें बंद करके कहा, बुआ कहाँ हो आप? एक बार वापस आ जाओ, पक्का मैं आपके साथ बुरा बिहेव नहीं करूँगा। उधर पूरी राठौड़ फैमिली में अपने सोर्स के मदद से भैरवी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। शाम के 8 बज चुके थे, पर अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला था। सीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। आरती जी, साक्षी जी और ममता जी उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। अपनी दीदी को इस तरह रोते देख आरजू, अनन्या, रेहान और राहिल भी रो रहे थे। घर में आज भैरवी का जन्मदिन का माहौल होने के बाद बजाय किसी मातम का माहौल छाया हुआ था। आहिल भी अरमान के साथ उसके रूम में मौजूद था। अरमान ने किसी को कॉल करके रंजन राणा की लोकेशन के लिए कहा था। उसने रंजन राणा की 10 लोकेशन शेयर की थी। अरमान ने अपने आदमियों से कहकर उन हर एक लोकेशन पर जाने को कहा था। इधर अब तक भैरवी को भी होश आ रहा था। रंजन राणा अब तक काफी शराब पी चुका था। उसने भैरवी का नाम और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किसी को कहा था। उसके पास एक मेल आया। वह मेल पढ़ने के बाद रंजन राणा के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने भैरवी की तरफ देखकर कहा, वह तो तुम मेरे पुराने दुश्मन की बहन हो। चलो अब तुम्हारे साथ मेरा ट्रिपल बदला चुकाना है। पहले मेरे 2 थप्पड़ का, और अब तो तुम मेरे दुश्मन की बहन और बेटी निकली उसका भी। भैरवी को अब तक पूरा होश आ चुका था। वह उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा। आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने घबराकर अपनी नज़र उधर उधर घुमाई। उसने देखा कि रंजन राणा ड्रिंक करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। रंजन राणा की नज़रों में लस्ट साफ साफ देखी जा सकती थी। वह भैरवी ने अपनी घबराई नज़रों से रंजन राणा की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, आप चाहो तो हमें भी 2 थप्पड़ मार दीजिए। भैरवी की बात सुनकर रंजन राणा अपनी जगह से शराब का गिलास लेकर खड़ा हुआ और भैरवी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, जो मज़ा तुमसे बदला लेने में है वो थप्पड़ मारने में कहाँ। रंजन राणा की बात सुनकर भैरवी ने कहा, प्लीज़ तुम हमें छोड़ दो। तुम नहीं जानते हमारे भैया और पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वह लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैरवी की इस बात पर रंजन राणा शैतान की तरह मुस्कुराते हुए कहा। डर से कांप रही थी भैरवी। हिम्मत करके कहा, देखो हम अशोक राठौड़ की बेटी हैं, वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अशोक राठौड़ का नाम आते ही रंजन राणा की हंसी गायब हो गई और उसने नफरत भरी निगाहों से भैरवी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें उसकी बेटी होने की भी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि बरसों पुराने हिसाब चुकाना है उसे मेरा। अब वह अपनी बेटी की इज्जत गंवा कर ही समझोगी कि रंजन राणा से दुश्मनी का क्या नतीजा होता है। इससे पहले कि भैरवी कुछ समझ पाती, रंजन राणा उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। वहीं एक प्राइवेट जेट में एक 25 साल का आदमी जो देखने में बेहद हैंडसम था, वह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अचानक से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा,
जान, क्या आप हमें याद कर रहे हैं? जैसे ही उसने यह कहा उसकी धड़कन नॉर्मल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ घंटे जान, फिर हम आपके सामने होंगे। तभी वहाँ पर एक और लड़का आया जो करीब 30 साल का था। उसने उस आदमी से कहा, सर हमें जयपुर पहुंचने में भी 2 घंटे और लगेंगे। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और वापस लैपटॉप में काम करने लगा। यह आदमी लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी धड़कन बार बार तेज हो रही थी। उसने लैपटॉप बंद किया और अपना सर पीछे सीट से टिकाते हुए कहा, जान, आप हमें इतना याद क्यों कर रही हैं? हम तो कुछ देर बाद आपके पास आने ही वाले हैं। पता नहीं, पर उस आदमी को काफ़ी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें कोई छीन रहा है। यह कोई और नहीं, आ रही है आर्यन मल्होत्रा था। हाँ, वही आर्यन मल्होत्रा जिसे कि भैरवी ने आर्यन को बताया था जंगल के अंदर कॉटेज में। रंजन राणा भैरवी को भूखे जानवर की तरह नोच रहा था। भैरवी चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। काफी देर तक चिल्लाने और रोने के बाद आखिर में भैरवी शांत हो गई, क्योंकि उसके अंदर बोलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। रंजन राणा ने उसकी इज्जत तार तार कर दी थी। उसके शरीर पर एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे खरोंच का निशान न हो। महल में सब लोग परेशानी से इधर उधर घूम रहे थे। उनमें से किसी को भैरवी का पता नहीं मिल रहा था। अरमान, जो अपने रूम में गुस्से से चक्कर लगा रहा था, उसे किसी का कॉल आया। उसने कॉल जैसे ही पिक किया, उधर से आवाज़ आई, बॉस, हमें रंजन राणा की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है। अरमान ने कहा, जल्दी बताओ। उधर से कहा, बात रंजन राणा जंगल के बीच अपने कॉटेज में है। अरमान ने कहा, महल से बाहर जाने में कितनी देर लगेगी? उधर से उस आदमी ने कहा, बॉस, करीब 2 घंटे। अरमान ने कहा, ओके। अरमान के साथ आहिल भी मौजूद था। उसने भी सारी बात सुन ली थी। वह दोनों जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। नीचे उन्होंने देखा सीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे घर से बाहर निकल गए। वहाँ पर उनको चॉपर अभी भी था और अरमान ने पायलट से कहा, जल्दी से मुझे जंगल के बीच जाना है, चलो। वह चॉपर अरमान था, इसलिए पायलट ने कुछ नहीं कहा और सीधा अरमान की बात मान ली। कबीर जी और ओम जी ने भी अरमान और आहिल को कहीं जाते हुए देखा। वह दोनों दौड़कर उन दोनों के पास आए और कहा, तुम दोनों कहाँ जा रहे? अरमान ने कुछ नहीं कहा। अरमान के चेहरे पर इस वक्त चिंता की लकीरें छाई हुई थी। आहिल ने कहा, बुआ का पता चल गया है, हम वहीं जा रहे हैं। यह सुनने के बाद ओम जी और कबीर जी ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। अरमान और आहिल ने कुछ नहीं कहा। चारों चौपड़ में बैठ गए। चौपर वहां से लैंड हुआ। उनके पीछे ही 2 चौपर में 20 गार्ड्स उनके पीछे आ गए। उधर कबीर 2 घंटे भैरवी की इज्जत को तार तार करने के बाद आखिर में रंजन राणा से सेटिस्फाई होकर मुस्कुराया। इतना कहकर उसने अपने अपने कपड़े पहने और कोटे से बाहर निकल आया। उसने गार्ड से भैरवी पर नज़र रखने को कहा और वह अपनी कार लेकर वहां से चला गया। भैरवी वहीं पर पड़ी रही। अरमान का चौपर जंगल के बीचों बीच आ चुका था। वह जंगल के बीच नहीं उतर सकता था, इसलिए उन्होंने रस्सी नीचे पर की। उस रस्सी से सभी लोग जंगल के अंदर उतर गए। बॉडीगार्ड भी सभी आ चुके थे। वे बॉडीगार्ड्स वर्ल्ड ट्रेन बॉडीगार्ड थे। वह सब लोग कॉटेज की जगह पर पहुंचे। उन सब की हाथ में गन थी। सब चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहे थे। अरमान को दूर एक लकड़ी से बना कॉटेज दिखाई दिया। अरमान ने सबको उधर इशारा किया और सब उधर कदमों से उस तरफ बढ़ गए। सबने पास जाकर देखा तो वहां पर 2 गार्ड्स थे। इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था। इस वजह से रंजन राणा ने यहाँ पर सिर्फ 2 गार्ड्स लगा रखे थे। अरमान ने अपने गन उठाई और उन दोनों बॉडीगार्ड के सर के बीचों बीच शूट कर दिया। पहले वाले 2 को शूट होता देख दूसरा बॉडीगार्ड हैरान था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अरमान ने उसके सर के बीचों बीच एक शूट कर दिया। दोनों कुछ ही देर में जमीन पर पड़े हुए थे। उसके बाद सभी कॉटेज के अंदर जाने लगे। कबीर और ओम ने
सभी बॉडीगार्ड्स को नीचे के कमरे में चेक करने के लिए कहा और अरमान, आहिल, कबीर और ओम ऊपर बने 2 कमरों में चेक करने के लिए चले गए। पहले कमरे में ओम और कबीर गए, उन्हें वह कमरा खाली दिखा। दूसरे कमरे में अरमान और आहिल चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने भैरवी चादर लपेटे खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके हाथ की नस कटी हुई थी और वह बेड के सराहने नीचे गिरी हुई थी। सामने का माहौल देखकर अरमान और आहिल को रुका नहीं गया। भले ही उन्होंने इससे पहले कई लोगों को खुद अपने हाथों से मारा था, पर भैरवी उनकी बुआ थी। अरमान का तो दिल भैरवी को ऐसे देखकर धक धक होने लगा। अरमान ने अपने आप को भैरवी को इस हालत में देखना अच्छा नहीं लगा। उस रूम में आ चुके थे सभी लोग। उन्होंने जैसे ही अपनी बहन की हालत देखी, उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों दौड़ते हुए भैरवी के पास गए और उन्होंने भैरवी को हिलाते हुए कहा कि बच्चे, आंखें खोलो। जब उन्होंने भैरवी को पकड़ा तब हमें यह ख्याल आया कि भैरवी ने सिर्फ चादर लपेटे हुए, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। यह एहसास होते ही कबीर और ओम का दिल धक से रह गया। अरमान तो अपनी सुध बुध में ही नहीं था और आहिल का भी यही हाल था। चाहे वे दोनों कितने ही कठोर क्यों न हो, आखिर वह दोनों सिर्फ 7 साल के बच्चे थे। कबीर ने जल्दी से भैरवी को अपने गोद में उठाया और ओम को अरमान और आहिल को लेने के लिए कहा। वह दौड़ते हुए नीचे वह भैरवी को लेकर गया। जैसे ही अरमान ने भैरवी को खुद से दूर होते हुए देखा, वह अपने सेंस में वापस लौट आया और दौड़ते हुए कबीर से कहने लगा, डैड, बुआ प्लीज, बुआ को बचा लो। मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मैं सबके साथ अच्छे से रहूँगा, प्लीज बुआ को बचा लो। आज अरमान पहली बार किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा था। अरमान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपनी बुआ को नहीं खोना चाहता था, जिसकी वजह से वह फिर से जीने लगा था। सभी लोग जाकर चौपर में बैठ गए। कबीर ने सीधा डॉक्टर अवस्थी, जो कि जयपुर के जाने माने डॉक्टर थे और कबीर के दोस्त भी, उन्हें कॉल करके हॉस्पिटल में अर्जेंट बुलाया। उनका चौपर सीधा हॉस्पिटल के टेरेस पर लैंड हुआ। कबीर दौड़ते हुए भैरवी को गोद में लेकर नीचे आया। उसने पहले से ही इमरजेंसी का इंतजाम करने को कहा था। वह सीधे इमरजेंसी रूम में भैरवी को ले गया। रूम में लेट आने के बाद कबीर एक एक भैरवी के चेहरे को देखने लगा, जिस पर आंसुओं के निशान, थप्पड़ के निशान और उसके गले पर दांतों के निशान भी थे। कबीर और ओम तो समझ चुके थे कि भैरवी के साथ क्या होगा, पर फिर भी उनका दिल यह मानने को राजी नहीं था। इमरजेंसी रूम के बाहर इस वक्त पूरा राठौड़ फैमिली मौजूद थी। ओम ने सबको फोन करके बता दिया था। अरमान किसी मूर्ति की तरह एकटक इमरजेंसी रूम की तरफ देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। सब डॉक्टर की तरफ दौड़े। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारते हुए कहा, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। सीता जी धन से जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। अशोक जी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, क्योंकि अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वह भी जमीन से टिक कर बैठ गए। मनम, आरती, ममता, साक्षी, ओम, कबीर, सबकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, शायद उनका बच पाना नामुमकिन है। डॉक्टर की बात सुनकर अरमान, जो साइड में खड़ा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भैरवी की बात याद की, जो भैरवी ने उससे 2 दिन पहले ही कही थी, जब उन दोनों का झगड़ा हुआ था। वह भैरवी से गुस्से में कहा था, अरमान, तुम मुझे क्यूटी पाई बुलाओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। देखना, तब तुम मुझे सबसे ज़्यादा याद करोगे, पर मैं वापस नहीं आऊँगी। उस वक्त अरमान ने कहा था, यह बहुत अच्छा होगा कि आप मुझे इरिटेट करने के लिए नहीं होंगी, मैं अच्छे से अपने काम कर सकूंगा। भैरवी ने मुंह बनाते हुए कहा था, सो मीन अरमान। अरमान ने कहा, कितनी इरिटेट करेंगे अब मुझे, आइए अपना काम कीजिए और मुझे भी करने थे।
भैरवी अपना पैर पटक कर वहाँ से चली गई। अरमान ने झट से अपनी आंखें खोली और कहा, मत बुआ मत जाओ। क्या होगा आने वाले एपिसोड में जानने के लिए बने रहिए ओनली इस ही चैनल पर, स्टोरीज़ के यूनिवर्स पर। तो गाइस ये एपिसोड ख़त्म हुआ। गाइस 20 मिनट का एपिसोड था, काफ़ी बड़ा एपिसोड था यार। मुझे भी काफ़ी मेहनत लगी इसे वॉइस ओवर करने में, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पर यार आई होप आप लोग समझोगे। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब से मैं कोशिश करूँगा कि हिज इनोसेंट ब्राइड के एपिसोड भी लाऊं अगर आप लोग चाहो तो। और गाइस इसके एपिसोड तो आएंगे ही डेली एक एक करके, क्योंकि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ज़्यादा एपिसोड डाल पाऊँ। पर मैं डेली कोशिश करूँगा कि एक तो ज़रूर डालूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिखा रहे हो। अगर और दिखाओगे तो और ज़्यादा भी डालूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।